हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शशि शरण सर की एनसीईआरटी 360 डिग्री का इतिहास देखने वाले हैं। इसमें हम कक्षा 8 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हमारा कक्षा 9 स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम पेज नंबर 118 से 127 तक का देखेंगे। इसका हमने जो है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स भी करवाया है, उसका भी कुछ कुछ अध्याय समाप्त हुआ है। अभी हम हिस्ट्री करवा रहे हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बीच में हमारा यह क्लास बंद हो गया था, कुछ व्यस्तता के कारण बंद हुआ था। अब हमारा यह क्लास जो है रेगुलर जारी रहेगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है ये सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके बिहार में जो एग्जाम होने वाले हैं, बीपीएससी, एईडीओ, टीआरई4, बीएसएससी, इनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण साबित होगा। यहाँ पर जो है इस बुक से सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का पहला अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति। प्रश्न है, बास्तिल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है बास्तिल के संदर्भ में सही कथन है। यह फ्रांस में किले की जेल थी। यह फ्रांस में जो है किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। ये तीनों ऑप्शन जो है इसका सही है। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशक्त लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए जो है किले को ढहा दिया गया और अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। अगला प्रश्न है, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्र में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्र में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये संघर्ष इसलिए कर रहे थे कि वे लोग जो है पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 2 नंबर दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था और सैकड़ों लोगों ने एक समूह पेरिस के बास्तिल किले की जेल तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। अगला प्रश्न है, लुई 16वां नहीं, हाँ लुई 16वां ही है। लुई 16वां किस राजवंश से संबंध था? लुई 16वां जो है किस राजवंश से संबंध था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये संबंध था बुब्रो वंश से। बुब्रो राजवंश से संबंधित था लुई 16वां। सन 1774 ईस्वी में जो है बुब्रो वंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष जो है खाली पाया। अगला प्रश्न है, 1774 ईस्वी में लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नहीं, 1, 2 और 4 है। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर है। 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का कारण क्या था? तो उसका एक कारण था कि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले थे। दूसरा कारण था सरकार वर्साय के महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी। और तीसरा कारण था कि युद्ध के कारण जो है 10 अरब लिब्रे का बोझ और ऊपर से करदाता द्वारा 10% ब्याज की मांग। इस तरह से ये 3 कथन जो है इसका सही है राजकोषीय खाली होने का कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूची 1 से सूची 2 को मिलान करें और बताएं इनमें कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ए का 3 है, बी का 1, सी का 2, डी का 4। 3, 1, 2, 4 देखते हैं। 3, 1, 2, उधर 4 का 4 ही है। एस्टेट जो है, एस्टेट क्या था? तो ये था फ्रांस में सामाजिक वर्ग का विभाजन। और टाइल था चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। और पादरी था चर्च में विशेष कार्य करने वाला समूह। और ये 4 का 4 ही है। टाइल क्या था? तो टाइल था सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर को टाइल कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एक बार विश्लेषण पढ़ लेते हैं, इसमें एक साफ सबको देख लेंगे। लिवरे जो है फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था। दूसरा है एस्टेट, ये जो है क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। और तीसरा है पादरी वर्ग, ये था चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। और टाइर था चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर जो है कृषि के उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल क्या था? तो टाइल था सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फ्रांसीसी समाज में जो है 3 स्टेटों में बटा हुआ था और तीसरे स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग थे। ये कथन जो है इसका वो सत्य है। अब बाकी सभी कथन सत्य है। तो सत्य कथन कौन सा है वो देखते हैं। सत्य कथन है कि फ्रांसीसी प्राचीन राजतंत्र के पद का प्रयोग जो है सामान्यतः 1789 के पहले फ्रांसीसी समाज में एवं संस्थाओं के लिए होता है। ये बिल्कुल सत्य है। और दूसरा है कि तीसरे स्टेट में पूरी आबादी का 90% किसान थे। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार जो है कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। ये तीनों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं है? तृतीय स्टेट में जो है कौन सा वर्ग शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें जो है कुलीन वर्ग शामिल नहीं है। कुलीन वर्ग इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के में जो है 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन सा कार्य नहीं करवाए जाते थे? 18वीं सदी में जो है फ्रांस में किसानों से कौन सा कार्य नहीं करवाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कूली शिक्षक के रूप में कार्य करना। ये कार्य जो है नहीं करवाए जाते थे। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? तो ये वसूले जाते थे टाइल। टाइल जो है एक प्रत्यक्ष कर था। इसे जो है 18वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस में किसानों से वसूले जाने वाले कर थे। प्रश्न है, निम्न में से किस दार्शनिक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया? निम्न में से किस दार्शनिक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये क्या था? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने किया था खंडन। जॉन लॉक ने।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच जो है एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूसो। रूसो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनमें जो है कथन 1 और 2 सही है। इनमें कथन 1 और 2 जो है सही है। क्या है कथन 1 और 2 में? स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियां जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे? निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये भेजते थे स्टेट जनरल। स्टेट जनरल इसका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है स्टेट जनरल। प्रश्न था कि निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे? तो वो थी स्टेट जनरल। अगला प्रश्न है, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट जनरल असेंबली का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये किया गया था 1789 में। स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन जो है 1789 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टेट जनरल के संदर्भ में जो कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो है इसमें सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें कथन 1, 3 और 4 जो है सही है। इसमें कथन 1, 3 और 4 सही है, मतलब 2 को छोड़कर सभी कथन इसमें सही है। सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। दूसरा है, तीसरे वर्ग की प्रतिनिधि ने मांग रखी थी कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को 1 मत देने का अधिकार होगा। अगला है, सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ये तीनों कथन जो इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये प्रस्तुत किया था रूसो ने। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि के लोग सम्राट द्वारा उनकी मांग को अस्वीकार करने के बाद कहाँ जमा हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये जमा हुए थे टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि के नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका नेतृत्व किया था ए और बी दोनों ने। ये क्या था, मिराबियो और अम्बेसिये, ये दोनों ने जो इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए कब संविधान बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये बनाया गया 1791 में। 1791 में जो है सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया गया। अगला प्रश्न है, तीसरा स्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तिका यानी पैम्पलेट किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये लिखी थी आबे सीए ने। आबे सीए ने लिखी थी तीसरा स्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तिका।
अगला प्रश्न है, नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली संबंधी व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश कब पारित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 4 अगस्त 1789 को। 4 अगस्त 1789 को जो है नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित किया था 4 अगस्त 1789 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें जो है कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। सम्राट लुई 16वां जो है अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे ही दी और यह भी मान लिया सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। अगला कथन है कि असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश भी पारित किया। तीसरा है, पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया। ये तीनों कथन जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नेशनल असेंबली में संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये पूरा हुआ 1791 में। निम्न में से नेशनल असेंबली में संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ? तो ये पूरा हुआ 1791 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसमें जो है ये बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी। इसमें जो है ये बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें कथन 1, 2 और 3 सही है। इसमें कथन 1, 2 और 3 सही है, यानी 4 को छोड़कर जो है सभी कथन इसमें सही है। नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य जो है सम्राट की शक्तियों को एकीकृत करना था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। तीसरा है कि सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। ये तीनों कथन जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसके द्वारा बनाया गया? निम्न में से पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो है किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये बनाया गया 1790 ले बारबिया के द्वारा। 1790 ले बारबिया के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें कथन 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 सही है, यानी 2 को छोड़कर जो है सभी कथन इसमें सही है। आदमी जो है स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार जो है समान होते हैं। आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार जो है समान होते हैं। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। ये भी सही है। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य अपने आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, पवित्र लामी द पल्प यानी जनता का मित्र किस क्रांतिकारी पत्रकार द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये तैयार की गई थी जिया पाल द्वारा। ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये तैयार की गई थी जिया पाल के द्वारा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित प्रतीकों को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ए का 3। ए का 3 टूटी हुई जंजीर जो है दासों की आज़ादी का प्रतीक है। और बी का है 4 राजदंड जो है ये शाही सत्ता का प्रतीक है। और सी का है 1 अपनी पूंछ जो है मुंह में लिए सांप। अपनी पूंछ जो है मुंह में लिए सांप ये था समानता का प्रतीक। और डी का है 2 डैनो वाली स्त्री जो है ये कानून का मानवीय रूप था। अगला प्रश्न है, नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कब पारित किया था? नेशनल असेंबली ने जो है प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कब पारित कर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये पारित कर दिया 1792 को। 1792 को पारित कर दिया। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। इनमें जो है कोई भी कथन असत्य नहीं है। तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। 1791 के संविधान के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी आबादी के बड़े हिस्से को क्रांति का समर्थन करने के लिए राजी किया गया था। प्रांतों से जहाज़ों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। गीत मार्सिले पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवी ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन जो है जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये कुलीनबर्ग थे। कुलीनबर्ग जो है जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, जैकोबिन क्लब के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी कथन जो है इनमें सही है। जैकोबिन क्लब का नाम जो है पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा। अगला है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य जो है मुख्यतः छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, घड़ी साज, दिहाड़ी मजदूर वर्ग शामिल थे। जैकोबिन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रोबोस्पेयर थे। ये तीनों कथन जो है उसके संदर्भ में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने जो है खाद्य पदार्थों को महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक हिंसक विद्रोही योजना कब बनाई थी? हिंसक विद्रोही योजना जो है कब बनाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ये बनाई थी 1792 में। 1792 में बनाई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके एक गणतंत्र घोषित किया था? फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके एक गणतंत्र घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये था कन्वेंशन। कन्वेंशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें जो है तीनों कथन सही है। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन जो है इसमें बिल्कुल सत्य है। जैकोबिन सदस्यों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों ने 10 अगस्त को ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। दूसरा है, 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों चाहे उसके पास संपत्ति हो या नहीं को मतदान का अधिकार दिया गया। और तीसरा है, नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया और इसने 1792 को गणतंत्र को समाप्त कर फ्रांस को राजतंत्र घोषित कर दिया। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लुई 16वां को न्यायालय द्वारा किस आरोप में मौत की सजा सुनाई गई? लुई 16वां को जो है न्यायालय के द्वारा किस आरोप में मौत की सजा सुनाई गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इन्हें जो है देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, आतंक का राज्य जो है किसने स्थापित किया था? आतंक का राज्य
किसने स्थापित किया था? तो इसका सी नंबर राइट आंसर है। ये जो है रोबेस्पियर ने स्थापित किया था आतंक का राज्य। रोबेस्पियर ने आतंक का राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, आतंक का राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें जो है कथन 1, 2 और 3 सही है, यानी 4 को छोड़कर जो है ऊपर के तीनों कथन इसमें सही है। 1793 से 94 के काल तक के काल को आतंक का युग कहा जाता था। 1793 से 1794 तक के काल को जो है आतंक का युग कहा जाता था। आतंक राज्य का संस्थापक जो है रोबेसियर रोबेसियर नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। और तीसरा है रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों को अधिकतम सीमा तय कर दी थी। ये तीनों कथन जो है आतंक के राज्य के संदर्भ में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ा गया? रोबेस्पियर को गिलोटिन पर जो है कब चढ़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई 1794 में। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से कानून लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन ही उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी का राजनीतिक अस्थिरता किस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बनी? डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता किस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, डिटेक्टरी शासित फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें जो है सी नंबर कथन असत्य है। यह है, डिक्टेटरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह रोबेस्पियर के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह कथन जो है बिल्कुल असत्य है। तो इसका सत्य कथन क्या है? यह कथन असत्य था इसका कि डिक्टेटरी राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह रोबेस्पियर का उदय का जो है मार्ग प्रशस्त किया। यह कथन इसका असत्य था। तो सत्य कथन इसका क्या था? सत्य कथन है कि जैकोबिन सत्ता समाप्त होने के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के सत्ता आने के बाद संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया। ये बिल्कुल सत्य कथन है। डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। और तीसरा है, संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डिटेक्टरी को नियुक्त किया गया। ये तीनों कथन जो है इसका बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में जो है महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो है सही कथन है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसमें जो है सही कथन है। ₹1791 के संविधान में जो है महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। और दूसरा है कि महिलाओं की प्रमुख यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। और चौथा है, सन 1946 को अंततः फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये प्राप्त हुआ था 1946 में। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 1946 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महिला क्रांतिकारी ने जो है संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध की थी? निम्न में से
किस महिला क्रांतिकारी ने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये था ओलंप दे गुंज। ओलंप दे गुंज। दास प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें 1 और 2 और 4 नंबर कथन बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 कथन जो है इसमें सही है। दासों का व्यापार जो है 17वीं सदी में शुरू हुआ था। दूसरा है जैकोबिन ने फ्रांसिस उपनिवेशों में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और तीसरा है कि बोंदे और नोंगते जैसे बंदरगाह दास व्यापार के कारण ही फलते फूलते शहर बन गए। ये तीनों कथन जो है दास प्रथा के संदर्भ में बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों से जो है अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका उन्मूलन किया गया 1848 ईस्वी में। 1848 में जो है इसका उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट है बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए बगान मालिकों को जो है अपने आर्थिक हित साधने के लिए किन लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है निग्रो लोगों को जो है गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित की साधने के लिए जो है निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अगला प्रश्न है बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 में जो है सबसे महत्वपूर्ण कानून आया, वह कानून क्या था? तो वह कानून था कि ये सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप की समाप्ति। बास्तिल के विध्वंस के बाद जो है 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के तंत्रगत तमाम लिखित सामग्री और संस्कृति गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के लिए मंजूरी नहीं लेनी पड़ती थी। अगला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट जो है कब घोषित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1804 में। 1804 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। अगला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें जो है कोई भी कथन असत्य नहीं है। उनके संदर्भ में जो है सारे कथन सत्य है। नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में जो है सारे कथन सत्य हैं। इसमें कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है। 1804 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था, ये बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा है नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, ये कथन भी सत्य है। उसने जो है निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। और अगला है 1815 में जो है वाटरलू में उनकी हार हो गई। इस तरह से ये चारों कथन जो सही है नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसमें कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है फ्रांस से आने वाले विचारों का संदर्भ समर्थन किसने किया था? निम्नलिखित में से फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका समर्थन जो है ए और बी दोनों ने किया था। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय दोनों ने जो है फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उदारवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? निम्नलिखित में से उदारवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सभी धर्मों का सम्मान जो सभी धर्मों को जो है समान व्यक्तिगत स्वायत्ता अवसर की समानता का समर्थक, ये इसका मुख्य उद्देश्य था।
समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों के बराबर का सम्मान और जगह मिले। अगला प्रश्न है, यूरोप में जो है उदारवादियों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। इसमें जो है कथन 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 नंबर कथन जो है इसमें बिल्कुल सही है। सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले, बिल्कुल सही कथन है। और 1, 3 और 4 ये जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। और चौथा है, सरकार के समक्ष व्यक्ति जो है मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ये तीनों कथन जो है यूरोप के उदारवादियों के संदर्भ में बिल्कुल सही है। उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन जो है कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की और नियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह जो है लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार जो है केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, रेडियल समूह के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें कथन 1 और 2 सही है। इसमें कथन जो है रेडियल समूह के संदर्भ में 1 और 2 कथन सही है। तो ये है कि ये लोग जो है महिला मताधिकारों का आंदोलन के समर्थक था। ये लोग महिला मताधिकारों आंदोलन के समर्थक था। और दूसरा कथन है कि बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी विशेषाधिकारों के विरोध थे। ये दोनों इसका बिल्कुल सही कथन है। रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग जो है महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्तियों के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। अगला प्रश्न है, यूरोप में जो है रूढ़िवादी समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो है ए नंबर कथन सत्य है। परिवर्तन के विचारों का विरोधी यह कथन जो है यूरोप में रूढ़िवादी समूह के संदर्भ में बिल्कुल सत्य कथन है। रूढ़िवादी तबका जो है रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। इस तरह से हमारा ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप बिहार में किसी भी एग्जाम में जो है
बेस्ट स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बिहार स्पेशल भी अवश्य पढ़ना पड़ेगा। काहे कि बिहार के हर एग्जाम में जो है बिहार स्पेशल से लगभग 15 से 20 प्रश्न जरूर पूछे आते हैं। तो उनका मैंने 2 बुक कंप्लीट करवाया है। एक खान सर का है, खान सर का जो बुक है उसमें बिहार में अब तक जितने भी एग्जाम में बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का विषयवार जो है अध्ययन दिया हुआ है। मतलब किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका मैंने विस्तृत अध्ययन करवाया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल जीके जीएस। और दूसरा पुस्तक है एडुटेरिया का, उसमें जो है 53 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया हुआ है। उसमें भी जो है बिहार के किन किन एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण दिया गया है, बिल्कुल विस्तृत व्याख्या के साथ। तो यदि आप बिहार एग्जाम के लिए बेस्ट स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो आपको जो है वो सीरीज देखना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। इसीलिए आप उन्हें भी देखें। उसका लिंक जो है मैं वीडियो के आई आइकन में दे दूंगा, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार जीके जीएस, बिहार स्पेशल जीके जीएस, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं एवं भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।